हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में शेरशाह सूरी के विषय में पढ़ा था। साथ ही देखा था कि सूरवंश की स्थापना कैसे हुई और किस तरह से सूरवंश का अंत करके मुगल बादशाह जो हुमायूं था उसने दोबारा से भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अकबर के विषय में, जो मुगल वंश का तीसरा शासक था, और देखेंगे कि किस तरह से अकबर ने भारत में मुगल जो सल्तनत थी उसको और अधिक विस्तृत किया और उसे काफी शक्तिशाली बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं अकबर के विषय में। अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अगर जीवन परिचय की बात करें तो जो इसका जन्म था वो 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अमरकोट सिंध में हुआ था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। राज्याभिषेक की बात करें तो वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानौर के दुर्ग में, जो कि गुरदासपुर में है, वहां पर होता है। पिता नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं थे और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इसकी अगर संतान की बात करें कि इसके कौन कौन से बच्चे थे, तो इसके पुत्र थे 3। पहला था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से शासक बनता है। उसके अलावा था मुराद और दानियाल। इसके अलावा पुत्रियों की बात करें तो एक थी खानम सुल्तान, दूसरी थी शुक्रुन्निशा और तीसरी थी आराम बानो। आगे देखते हैं इसके विषय में। अगर इसके पुत्रों की बात करें तो जो इसके पुत्र थे 2, एक मुराद और दानियाल, उनकी मृत्यु इसके जीवन काल में यानी कि इसकी मृत्यु से पहले ही हो गई थी। जो मुराद था उसकी मृत्यु 1599 ईस्वी में और जो दानियाल था उसकी मृत्यु 1604 ईस्वी में हो गई थी। अकबर के शिक्षक जो थे वो पीर मोहम्मद और बैरम खां थे, लेकिन इसको पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, यानी कि पढ़ाई लिखाई में इसको कोई मजा नहीं आता था। 9 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह जो हिंदाल उसके चाचा थे उसकी पुत्री रुकैया बेगम के साथ कर दिया गया। सरहिंद के युद्ध में भी अकबर हुमायूं के साथ था। सरहिंद का युद्ध वही जिसमें जो हुमायूं था वो सूरवंश के जो अंतिम शासक था उसको हराकर दोबारा से भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो जो सरहिंद का युद्ध था उसमें अकबर भी हुमायूं के साथ था, यानी कि उस युद्ध में अकबर ने भी पार्टिसिपेट किया था। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो डायरेक्ट अकबर को गद्दी नहीं मिलती, बल्कि 17 दिनों तक मुल्ला बेगसी नामक व्यक्ति को गद्दी पर बिठाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अकबर उस समय उपलब्ध वहां पर नहीं था, मतलब कि वो बाहर था वहां से। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। जिस समय अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है उस समय अकबर की जो आयु थी मात्र 13 वर्ष 4 माह थी, यानी कि बहुत छोटा था। इसलिए जो बैरम खां था उसका संरक्षक बना। बैरम खां कौन था? हुमायूं का काफी खास व्यक्ति था। बाद में बैरम खां को अकबर ने खाने खाना की उपाधि प्रदान करी थी और उसे अपना वकील सल्तनत यानी कि प्रधानमंत्री भी बनाया था। आगे अब अकबर के राज्यारोहण के समय भारत की स्थिति, या भारत की क्या मतलब मुगल वंश की जो भारत की स्थिति है उसको देखते हैं। तो अकबर के राज्यारोहण के समय भारत की क्या स्थिति थी? मुगल सत्ता सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही सीमित थी। जब हुमायूं ने दोबारा सूरवंश के अंतिम शासक को हराकर दोबारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की तो जो दिल्ली मतलब मुगल वंश की पूरी सत्ता थी, जो राज्य था, वो सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था। बाकी जो अड़ोस पड़ोस के इलाके जो और राज्य थे भारत के, वो दूसरे शासकों के अधीन थे। भारत से बाहर अगर मुगलों की बात करें तो भारत से बाहर मुगलों के पास काबुल, बदख्शां और कांधार थे, लेकिन ये क्या था? ये हुमायूं के भाइयों के अंडर में थे। काबुल में मिर्जा हाकिम का शासन था, जो कि अकबर का सौतेला भाई था। अकबर की जो सौतेली माँ थी मानचूचक, उसका पुत्र था, और वो वहां पर यानी कि जो काबुल था वहां पर जो शासक बना हुआ था किसके? मुनीम खां के संरक्षण में, यानी कि मुनीम खां वहां का शासन प्रशासन देखता था और मिर्जा हाकिम वहां का जो शासक था वो बना हुआ था। क्योंकि इस समय अकबर भी छोटा है तो जो मिर्जा हाकिम था वो भी छोटा है, इसलिए यहाँ पर अकबर जो बैरम खां थे उसके संरक्षण में कार्य कर रहा था और जो काबुल में मिर्जा हाकिम था वो मुनीम खां के संरक्षण में कार्य कर रहा था। इसके अलावा बदख्शां की बात करें तो मिर्जा सुलेमान का यहाँ पर शासन था। कांधार की बात करें तो कांधार पर ईरान के शाह की नजर थी, क्योंकि आप जानते हैं कि हुमायूं ने क्या किया था? कांधार को जो ईरान का शाह था उसको देने के बदले ही भारत पर आक्रमण करने का उससे सहायता प्राप्त करी थी। आगे देखते हैं भारतीय राज्यों के विषय में कि जिस समय हुमायूं ने दोबारा से भारत में मुगल वंश की स्थापना करी उस समय भारतीय राज्यों की क्या स्थिति थी, यानी कि अकबर के टाइम पे भारतीय राज्य कौन कौन से थे उस समय। तो कश्मीर था ऊपर, उसके अलावा मुल्तान,
सिंध, बिहार में जो बिहार था वहां अफगान शासक था। इसके अलावा बंगाल में भी अफगान शासक था। इसके अलावा मालवा, गुजरात, जोधपुर, मेवाड़, आमेर, जैसलमेर, गोंडवाना, उड़ीसा और खानदेश, बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और विजयनगर, ये सारे राज्य थे जिनको बाद में अकबर बाद में एक एक करके अपने साम्राज्य में मिलाता है और मुगल वंश को काफी विस्तृत कर देता है। आगे देखते हैं। इसके अलावा पुर्तगाली भी थे, यानी कि कुछ हिस्से पर आपको पता है कि जो यूरोपीय शक्तियां थी उनका भी यहाँ पर आगमन, यानी कि अकबर के समय पर उनका भी भारत में आगमन हो चुका है। तो कुछ जो एरिया थे वो पुर्तगालियों के अंडर में भी थे, जैसे कि गोवा, जो कि 1510 में पुर्तगालियों ने यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। इसके अलावा दीव, जिस पर पुर्तगालियों ने 1535 में कब्जा किया था, और दमन, जिस पर 1559 ईस्वी में कब्जा किया, ये सब भी पुर्तगालियों के अंडर में थे। अगर अब बात करें परिस्थितियों की, तो परिस्थितियां कैसी थी कि एक तरफ जो अफगान शासक थे जिनको हुमायूं ने हराकर दोबारा से मुगल वंश की स्थापना की थी, तो वो जो अफगान शासक बचे हुए थे, जिसमें सिकंदर सूर और जो मोहम्मद आदिल शाह थे, उनके नेतृत्व में दिल्ली की सत्ता पाने को दोबारा से लालायित थे। यानी कि जो अफगान थे वो दोबारा से सोच रहे थे कि वो भारत में दोबारा से अफगान शासक यानी कि अफगान सत्ता को स्थापित कर सके। इसके अलावा हेमू विक्रमादित्य, जो कि मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था और वजीर भी था, उसने 24 लड़ाइयां लड़ी और जीती थी। उसने क्या किया, आदिल शाह ने उसे विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान करी थी। आदिल शाह की जो समस्त शक्ति थी उसके पास थी, ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। दूसरी तरफ मिर्जा हाकिम, जो अकबर का सौतेला भाई था, तथा शाह अबुल माली, जो कि हुमायूं का विश्वास पात्र था, जिसे हुमायूं फरजंद या फिर पुत्र कहता था, उन दोनों ने षड्यंत्र किया। अब क्या किया, ये स्थिति थी, भारत की परिस्थितियां कैसी थी कि एक तरफ जो अफगान थे वो दोबारा से सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, दूसरी तरफ जो हेमू विक्रमादित्य था, जो कि आदिल शाह का सेनापति था, वो भी चाहता था कि वो भारत पे मतलब दिल्ली पर अपना कब्जा कर ले। इसके अलावा जो मिर्जा हाकिम था, अकबर का सौतेला भाई, वो भी चाहता था कि वो शासक बन जाए, और वो जो शाह अबुल माली था उसके साथ मिलकर जो अकबर था, अकबर के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक का जो अकबर का शासन काल है वो बैरम खां की संरक्षणता का काल रहा है, यानी कि इसमें जो कार्य अकबर ने किए वो बैरम के संरक्षण में रहकर ही किए थे। हुमायूं बैरम खां को खान बाबा कहता था और सेम इसी पर अकबर भी उसे खान बाबा ही कहता था। सरहिंद विजय के बाद हुमायूं ने बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। बैरम खां का विवाह अकबर की चचेरी या मौसेरी बहन सलीमा बेगम से हुआ था, यानी कि बैरम खां, जिसको उसने बाद में अपना प्रधानमंत्री बनाया था, जिसको वो खान बाबा कहता था, उसका जो विवाह था वो अकबर की ही चचेरी या फिर जो मौसेरी बहन थी सलीमा बेगम, उससे हुआ था। बाद में जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर उससे विवाह कर लेता है और उसका पुत्र जो था अब्दुल रहीम खान खाना, जो रहीम दास थे, उसका पालन पोषण करता है। आगे बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। आप जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और जो इब्राहिम लोदी था उसके मध्य हुआ था। अब ये आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। इसकी बात करें तो ये किस किस के मध्य होता है, ये होता है अकबर और जो हेमू विक्रमादित्य, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, जो कि आदिल शाह का सेनापति था, उसके मध्य होता है। अकबर इसमें विजयी होता है, लेकिन इसमें घटनाक्रम क्या होता है पहले उसको देख लेते हैं कि इस युद्ध का पूरा घटनाक्रम क्या रहा। तो आप जानते हैं जैसे ही हुमायूं की जो मृत्यु की खबर थी उसको सुनकर हेमू ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि वो दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर ले। तो क्योंकि उस समय अकबर बाहर था इसलिए वो आसानी से दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर ले गया। आगरा का सूबेदार उस समय इस्कंदर खां था, जो जब हेमू ने उस पर आक्रमण किया तो वो वहां से भाग गया, लेकिन दिल्ली का ही जो सूबेदार था तारदी बेग, वो लड़ा लेकिन पराजित होकर वह भी भाग गया। दिल्ली और आगरा पर हेमू का अधिकार हो गया और वह हेमू विक्रमादित्य के नाम से गद्दी पर बैठ गया, यानी कि दिल्ली और आगरा पर उसने कब्जा कर लिया। यानी कि कह सकते हैं कि एक बार फिर से मुगल वंश की जो सत्ता थी वो उनके हाथ से दिल्ली और आगरा निकल गया। वह मध्यकालीन भारत का पहला और एकमात्र हिंदू था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में हराकर मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करी थी, उसके बाद से लगातार मुस्लिम शासक ही दिल्ली और आगरा जो भी ये एरिया था उसके शासक रहे थे। तो ये मध्यकालीन भारत का पहला या फिर अंतिम भी कह सकते हैं और एकमात्र हिंदू था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अकबर और बैरम खान ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि अकबर उस समय बाहर है इसलिए ये कब्जा कर ले गया आगरा और दिल्ली पर। तो अकबर जब वहां से बैरम खान के नेतृत्व में दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है, उसके बाद रास्ते में बैरम खान को तारदी बेग मिलता है, लेकिन बैरम खान तारदी बेग की हत्या कर देता है, क्योंकि उसकी वजह मतलब उसने क्या किया, वहां से भागना उचित समझा और वहां पर हेमू विक्रमादित्य का सामना नहीं किया। इस वजह से गुस्सा होकर जो बैरम खान था वो तारदी बेग की हत्या कर देता है।
सरहिंद से मुगल सेना पानीपत के युद्ध स्थल तक आ पहुंचती है। हेमू ने अपना तोपखाना साधारण संरक्षण में आगे भेजा, जिस पर अली कुली बेग ने कब्जा कर लिया। अब क्या था, हेमू ने क्या किया, जो उसका तोपखाना था जिसके जरिए वो अकबर को हरा सकता था, उसने क्या किया, अपने मतलब थोड़े बहुत कम सिपाहियों यानी कि साधारण से संरक्षण में उसको आगे भेज दिया सेना के, और जो अली कुली बेग था उसने उस पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो अकबर की सेना का सेनापति था अली कुली बेग, उसने उस पर कब्जा कर लिया। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध होता है। अब युद्ध का क्या परिणाम निकलता है? युद्ध में क्या था, जो हेमू था वो वीरता पूर्वक लड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, एक तीर उसकी आंख में आकर लग जाता है, जिससे वह अपने जो हाथी या जो घोड़ा था उससे गिर जाता है और उसकी सेना की यहाँ पर हार हो जाती है, क्योंकि जब वो नीचे गिर जाता है तो युद्ध का नेतृत्व नहीं कर पाता। उसे अकबर के सामने पेश किया जाता है, जहां पर बैरम खां उसका वध कर देता है। दिल्ली तथा आगरा पर दोबारा से मुगलों का अधिकार हो जाता है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि अकबर ने पुनः दिल्ली में और आगरा में मुगल वंश की स्थापना की थी, यानी कि तीसरी बार उसकी स्थापना अगर देखा जाए तो हुई थी। अब यहाँ पर आरपी त्रिपाठी का एक कथन है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, कि अगर उसकी आंख में तीर नहीं लगा होता तो शायद जो भारत का भविष्य है, जो मुगल सत्ता का अंत वहीं पे हो जाता और भारत का भविष्य कुछ और होता। जबकि अकबर की जीत एक दैवीय संयोग थी, यानी कि कुछ ऐसे संयोग बने जिसकी वजह से अकबर की दोबारा से यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना वो कर पाया। अब हेमू विक्रमादित्य के बारे में देख लेते हैं थोड़ा कि ये था कौन। तो ये रेवाड़ी का निवासी था, नमक व्यापार करता था वहां पर, यानी कि नमक का व्यापारी था। इसका जो मूल नाम था वो हेमचंद्र था, और इस्लाम शाह के संरक्षण में, जो कि सूर्यवंश का शासक था, उसके संरक्षण में ये बाजार अधीक्षक के पद पर था। आदिल शाह के समय, जो कि दूसरा सूर्यवंश का शासक था, उसके समय ये वजीर या फिर सेनापति के पद पर पहुंच गया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये वह भारत का 14वां और अंतिम शासक था, यानी कि इसके बाद किसी भी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं करी थी। दिल्ली पर बैठने वाला यह अंतिम हिंदू सम्राट था, क्योंकि इसके बाद फिर से मुस्लिम और इससे पहले भी मुस्लिम शासकों का ही अधिकार दिल्ली पर रहा। अब सूर्यवंश के अंत की बात करते हैं कि अकबर ने सूर्यवंश का अंत कैसे किया। तो अकबर द्वारा मानकोट के दुर्ग का घेरा किया गया, जहां पर सिकंदर शाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर के द्वारा उसे बिहार की जागीर प्रदान कर दी गई और 1559 ईस्वी में उसकी मृत्यु वहीं पर हो गई। आगे बात करते हैं, 1557 में खिजर खान ने आदिल शाह को पराजित कर मार डाला, और इस प्रकार सूर्यवंश का अंत हो गया, यानी कि बिहार और बंगाल में जो भी ये पूरी सत्ता अफगानों की चल रही थी, उसका यहाँ पर अंत हो गया। अब बैरम खां के पतन की बात करें, जो कि बाबर का संरक्षक था, अकबर का संरक्षक था। तो 1556 से लेकर 1560 तक का जो काल था, उस समय तक जो बैरम खां था वो अकबर का संरक्षक रहा। अकबर ने उसे वकीले सल्तनत या फिर वजीर या प्रधानमंत्री का पद दिया था। इसके पतन के अगर कारणों की बात करें तो उसका व्यक्तित्व, यानी कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसके अलावा पक्षपात पूर्ण नीति थी उसकी, यानी कि अपने पसंदीदा व्यक्तियों को ही वो सेना में जो ऊंचे पद थे उन पर नियुक्त करता था। इसके अलावा शिया सुन्नी मतभेद भी वो करता था, यानी कि शिया और सुन्नियों के मध्य भी भेदभाव करता था। इसके अलावा अकबर की महत्वाकांक्षा भी एक बड़ा कारण थी, जिसकी वजह से उसका पतन हुआ, कि अब अकबर उसके अंडर में काम करते करते परेशान हो चुका था, और इसलिए वो चाहता था कि अब वो उसके संरक्षण से बाहर निकलकर अपनी मनमर्जी से शासन चला पाए। तो ये कारण बने उसके पतन के। विरोधी गुट की बात करें कि कौन से इसके विरोधी गुट थे बैरम खां के, तो अलका खेल, जिसे अकबर की देखभाल करने वाली औरतें तथा उसके संबंधी शामिल थे, उसे अलका खेल कहते थे। तो उसके जो व्यक्ति थे वो भी इसके पतन का कारण बने। तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे वो हम आगे देखेंगे। घटनाक्रम की बात करें कि उसका पतन होता कैसे है, तो 1560 ईस्वी में अकबर ने अपने शिक्षक यार लतीफ के द्वारा बैरम खां को पद से हटाने का आदेश दिया। यानी कि जब अकबर को लगा कि वो अब इस लायक हो चुका है कि वो अपने फैसले स्वयं ले सकता है, तो उसने क्या किया, 1560 में अपने शिक्षक यार लतीफ के द्वारा बैरम खां को यह संदेश भिजवाया कि अब उसको उसके पद से हटाया जाता है, और उसे मक्का जाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए वे 1560 में नागौर की ओर प्रस्थान किया, यानी कि मक्का जाने के लिए निकला। लेकिन उस पर शीघ्र प्रस्थान का उस पर दबाव डाला गया कि उसे जल्दी से जल्दी सल्तनत से निकलकर मक्का के लिए प्रस्थान करना है, जिससे परेशान होकर उसने क्या किया, विद्रोह कर दिया पीर मोहम्मद के नेतृत्व में। यानी कि वो परेशान हो गया कि उस पर इतना ज्यादा दबाव क्यों डाला रहा है जल्दी से जल्दी जाने के लिए, जबकि वो जा तो रहा ही था। विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने शमशुद्दीन अतगा खां को वहां पर नियुक्त किया। उसके बाद क्या होता है, शमशुद्दीन अतगा खां और बैरम खां के मध्य, दोनों के मध्य युद्ध होता है। दोनों के मध्य 1560 ईस्वी में शिवालिक की तलहटी में ब्यास नदी के किनारे दिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है, तथा उसमें बैरम खां पराजित हो जाता है। उसको बकवर के सामने पेश किया जाता है, और उसके सामने 3 विकल्प रखे जाते हैं। पहला कि कालपी और चंदेरी की सूबेदारी वो स्वीकार कर ले। इसके अलावा अगर रहना चाहता है तो दरबार में सलाहकार की भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन था कि वो मक्का जाने के लिए पुनः प्रस्थान कर सकता है। तो जो बैरम खां था
उसने तीसरा विकल्प चुना, परंतु दुर्भाग्यवश मार्ग में गुजरात के पाटन नामक स्थान पर 31 जनवरी 1561 ईस्वी में एक मुबारक खान नाम का व्यक्ति था, जो कि अफगानी युवक था। उसने उसकी हत्या कर दी। उसने उसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि बैरम खान ने उसके पिता को मच्छीवाड़ा युद्ध में कत्ल किया था। मच्छीवाड़ा युद्ध जो कि अफगान शासकों और जो हुमायूं था उसके मध्य हुआ था, जिसमें बैरम खान भी सेनापति रहा होगा। तो उसने उसने उसके पिता की हत्या की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने बैरम खान की हत्या यहाँ पर कर दी। अकबर ने उसके पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना का पालन पोषण किया और जो उसकी विधवा थी सलीमा बेगम, उससे विवाह कर लिया। आगे पर्दा शासन या फिर पेटीकोट शासन की बात करें कि अकबर के टाइम पे पर्दा शासन और पेटीकोट शासन भी था, जो कि अब जो बैरम खान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शुरू होता है। 1560 से 1564 ईस्वी तक रहता है। बैरम खान की मृत्यु के बाद अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ जाता है। हरम से जो संबंधित सदस्य थे वो कौन कौन से थे, तो उसमें सबसे पहले जिसकी माँ थी यानी कि राजमाता हमीदा बानो बेगम, इसके अलावा इसकी धाई माँ जिसने इनका पालन पोषण किया था महामनगा, इसके अलावा आदम खां, इसके अलावा शिहाबुद्दीन, शमशुद्दीन अतगा खां, इसके अलावा मुल्ला पीर मोहम्मद, ये व्यक्ति थे जिनके प्रभाव में अकबर आ गया था। इनमें जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी वो महामनगा थी, जो कि इसकी धाई थी। बैरम खान के पश्चात प्रधानमंत्री की ताकत अकबर ने अपने नियंत्रण में रखी, क्योंकि पहले सारे फैसले बैरम खान लेता था। तो इसने क्या किया, सारी ताकत जो प्रधानमंत्री के पद की थी वो अपने हाथ में रखी और उसने इस पद पर 4 व्यक्तियों को एक के बाद एक करके नियुक्त किया। उसने क्या किया, 27 मार्च 1560 ईस्वी को जब उसने बैरम खान को हटाया तो दिल्ली का जो सूबेदार था शिहाबुद्दीन, उसको प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद उसी के साथ महामनगा को प्रधानमंत्री बना दिया, यानी कि एक समय पर 2-2 प्रधानमंत्री थे। यानी कि इस प्रकार अकबर के काल में 2-2 प्रधानमंत्री एक साथ थे। इसके बाद उन दोनों को ही हटा के शिहाबुद्दीन के स्थान पर बहादुर खान उज्बेक को बनाया। बहादुर खान के बाद अकेली महामनगा को बनाया और 10 सितंबर 1560 ईस्वी में मुनीम खां को प्रधानमंत्री बनाया। शमशुद्दीन अतगा खां को बाद में प्रधानमंत्री बनाया, जो कि जीजी अनगा का यानी कि जो इसकी दूसरी धाई मां थी उसका पति था। अब जब इसने शमसुद्दीन अतगा खां को प्रधानमंत्री बनाया तो जो महामनगा थी, इसके अलावा जो आदम खां महामनगा का जो पुत्र था, इसके अलावा मुनीम खां और शिहाबुद्दीन इस बात से खुश नहीं थे। इसलिए आदम खां ने क्या किया, शमसुद्दीन अतगा खां की हत्या कर दी। उसके बाद अकबर को आदम खां पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अकबर ने क्या किया, महल की छत से उसे नीचे फिकवाकर आदम खां की हत्या करा दी और उसे कुतुब मीनार के पास वहीं दफनाया गया है। अब उसकी हत्या से परेशान होकर क्या हुआ, उसकी हत्या का जो दुख था उसकी मां को यानी कि महामनगा को बहुत पहुंचा। तो अपने पुत्र की मृत्यु के आघात के कारण 40 दिन के बाद 1562 ईस्वी में उसकी जो मां थी महामनगा, उसकी भी मृत्यु हो गई। आदम के पास उसे भी दफनाया गया, यानी कि उसे भी कुतुब मीनार के पास दोनों की कब्रें बनी हुई है, दोनों को वहां दफनाया गया। मुनीम खां को बाद में क्षमा कर दिया गया, क्योंकि इसने भी विद्रोह तो किया ही था, मतलब अतगा खां की मृत्यु में शामिल तो था ही। तो मुनीम खां को बाद में क्षमा कर दिया गया और इसे प्रधानमंत्री दोबारा से बना दिया गया। मुल्ला पीर मोहम्मद मालवा का सूबेदार था। बाज बहादुर के मालवा आक्रमण से भागकर नर्मदा में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु से पर्दा शासन का अंत हो गया। अब अंत कैसे हुआ इसका, कि जो मुल्ला पीर मोहम्मद जो बचा था, यानी कि इन सबके ग्रुप में जो बचा था मुल्ला पीर मोहम्मद, वो मालवा का सूबेदार था और बाज बहादुर जब मालवा पर आक्रमण करता है तो यह भागकर नर्मदा नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है और इसी तरह से जो अकबर का पर्दा शासन था या पेटीकोट शासन था उसका अंत हो जाता है और यह हरम के प्रभाव से बाहर आ जाता है। 1564 ईस्वी में ख्वाजा मुअज्जम जो कि अकबर का मामा था, उसका भी दमन यहाँ पर किया जाता है, यानी कि उसके विद्रोह को भी यहाँ पर दबाया जाता है। अकबर के समय के विद्रोहों की बात करें तो अब्दुल्ला खां उज्बेक का विद्रोह था, जो कि 1564 ईस्वी में हुआ था। ये इसके काल का पहला विद्रोह था और जो अब्दुल्ला खां उज्बेक था वो मालवा का सूबेदार था। इसको मालवा का सूबेदार कब बनाया गया था, जब मुल्ला जो पीर मोहम्मद था उसकी नदी में डूबने से जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मालवा पर कब्जा करने के लिए अकबर ने इसे नियुक्त किया था, यानी कि जो बाज बहादुर था उसके खिलाफ। इसके अलावा उज्बेगों और मिर्जा का जो विद्रोह था, अब्दुल्ला खां प्लस अली कुली खां जो खान जिसको खाने जमा भी कहते थे, उसका विद्रोह होता है 1565 ईस्वी में। कामरान के पुत्र अबुल कासिम को शासक बनाना चाहते थे ये, इसलिए ये विद्रोह करते हैं। इसी के समय पे मिर्जा हाकिम भी जो इसका चचेरा भाई था, यानी कि जो इसका सौतेला भाई था, वो भी विद्रोह करता है। उसके सामने एक साथ 2-2 विद्रोह दबाने की चुनौती थी, यानी कि ये अकबर के काल का सर्वाधिक संकट का काल था। उसने उज्बेकों के साथ इस समय समझौता कर लिया और मिर्जा हाकिम के विरुद्ध प्रस्थान किया, यानी कि उज्बेक और जो मिर्जा हाकिम था दोनों एक साथ विद्रोह करते हैं। अब अकबर के सामने बहुत सारी कठिन परिस्थिति यहाँ पर आ गई, तो वो क्या करता है, जो उज्बेक थे उनसे तो समझौता कर लेता है और मिर्जा हाकिम के विरुद्ध प्रस्थान करता है। बाद में उज्बेकों ने पुनः विद्रोह कर दिया, अकबर ने फिर दोनों को ही एक साथ समाप्त कर दिया। इसके अलावा अगर तीसरे विद्रोह की बात करें तो अफगान बलूचियों या यूसुफजइयों का विद्रोह होता है, जो कि 1585 ईस्वी में होता है। इसी विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो बीरबल की मृत्यु थी वो यूसुफजइयों का विद्रोह दबाने के दौरान हुई थी। बाद में मानसिंह और टोडरमल के द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था।
इसके अलावा जो सबसे फेमस विद्रोह था उसके टाइम का वो था शहजादा सलीम का विद्रोह, जो कि उसका बेटा था। 1599 ईस्वी में ये विद्रोह करता है। इसका कारण क्या था कि अकबर का बहुत लंबा शासनकाल था, वो भी शासक बनना चाहता था, तो ये इस विद्रोह का कारण बना। जब अलीम को सॉरी जो सब जब सलीम को इलाहाबाद में जागीर प्रदान की गई तो वो वहां का स्वतंत्र शासक बन गया, यानी कि वहां पे रहकर स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा। अपने नाम के उसने वहां सिक्के ढलवाए, लोगों को जागीरें प्रदान की। अकबर ने सहायता के लिए दक्षिण से अबुल फजल को बुलवाया, यानी कि जब सलीम ने विद्रोह किया तो अकबर ने अपनी सहायता के लिए दक्षिण से अबुल फजल को बुलवाया था। लेकिन जो जहांगीर था उसने क्या किया, सलीम यानी कि जहांगीर के इशारे पर ओरछा सरदार बीर सिंह बुंदेला ने 1602 ईस्वी में अबुल फजल की यहाँ पर हत्या करवा दी। बाद में सलीमा बेगम की सहायता से दोनों के मध्य सुलह हुई। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह अकबर ने राज्याभिषेक के बाद कुछ परेशानियों का सामना किया, किस तरह से वो पेटीकोट शासन से बाहर निकला और किस तरह से उसने बैरम खां के संरक्षण से बाहर निकलकर अपने हाथ में राज्य की शक्ति ले ली। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।